तक, जैसे मान लो अभी कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में वैकेंसी आएगी, और बाकी तो बेहतर दिनों की आस में तो हम बेहतरीन दिन तो नहीं गंवा सकते। तो जो मैडम की आरएस के अंदर 2018 के अंदर 24th रैंक है, और मैडम ने सबसे ज्यादा 4th पेपर हिंदी के अंदर ज्यादा नंबर प्राप्त किए। तो मैडम से वो बात पूछना अपना। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम पद्मा चौधरी है और मैं आरएस 2018 में सेलेक्टेड हूँ। आरएस 24th रैंक है। उससे पहले मैं राजस्थान अकाउंट सर्विस में थी 2016 बैच से, और उससे पहले मैं पंचायती राज विभाग में 6 साल तक एलडीसी के पद पर कार्य किया था मैंने। और आरएस की जो जर्नी है उसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, 2016 की जब वैकेंसी आई थी तब। और लकीली मुझे पहले ही प्रयास में सफलता मिल गई थी और अकाउंट सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं यही दुआ करती हूँ, यही आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं इस समय, तो आपको भी जल्दी सफलता मिल जाए। और आपने जो अपना लक्ष्य चुना है, कहते हैं कि आपको उतना ही मिलता है जितना आप मांग सकते हैं, और आपने अपने लिए मांग लिया है। क्या मांगा है? एसडीएम, आईएएस, क्या मांगा है आपने? एसडीएम बनना है, फर्स्ट रैंक। बहुत अच्छी बात है। जब आप सोचोगे कि फर्स्ट रैंक आ ही जाएगी या फर्स्ट रैंक ही चाहिए मुझे, तो आप मान के चलिए कि जो आपको सफलता मिलेगी वो बहुत ही शानदार होगी, बहुत ही भव्य होगी। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आपको लंबे टाइम तक अपने आप को मेहनत के उस फेज में बांध के रखना पड़ेगा कि आप उस शानदार सफलता, उस भव्य स्वागत का आनंद ले सके। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कमोबेश आज से हो ही गई है आपकी इस सेमिनार से। और मुझे लगता है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो सपने हैं, जो अनसुलझे देखे जो ख्वाब आप अपने दिमाग में पाल रहे हैं, जो लाल नीली बत्ती की चमक जो आपके दिमाग में चकाचौंध पैदा कर रही है, उसकी ओर बढ़ने का पहला कदम आपने बढ़ा लिया है। तो इसके लिए आप अपने आप के लिए ताली बजा लीजिए कि आपके बचपन के जो ख्वाब हैं, या कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी से इंस्पायर हुए होंगे, किसी ना किसी अधिकारी को देखकर, किसी आरएस, तहसीलदार, किसी भी अधिकारी को देखकर आपके मन में यह ख्वाब जगा होगा कि मैं भी इस तरह का अधिकारी बनूं, या इस तरफ मैं भी अग्रसर हूं। तो आज आपने एक सेमिनार में आके इसको जानने के लिए, इसके सफर को जानने के लिए कि कहाँ से शुरू करें, किस तरह से शुरुआत करें, कैसे मेहनत करें, और किस तरह से हम भी वापस आके यहाँ सेमिनार में बोले, हम भी लोगों को मोटिवेट करें। तो इस सफर की आपकी शुरुआत मैं चाहती हूँ कि भव्य हो, अच्छे से हो, और स्प्रिंग बोर्ड फैमिली को जो आपने चुना है वो आपके जीवन का गलत निर्णय नहीं साबित होगा। कभी भी आपको यह नहीं लगेगा कि मैं इस संस्थान में क्यों चली गई या क्यों चला गया, या मैंने इस संस्थान को क्यों चुन लिया। आपको हमेशा इस निर्णय पे प्राउड ही फील होगा, चाहे आप सफल हो नहीं हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो, लेकिन एक बेहतर इंसान बनाने की जो प्रोसेस है वो आपकी यहाँ से शुरू होती है। आप सफल, निश्चित रूप से आप मेहनत करेंगे तो सफल भी होंगे, लेकिन एक बेहतर इंसान आप बन जाएंगे अगर आप सीरियसली पढ़ाई करेंगे, सीरियसली सर की बातों को सुनेंगे, यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ेंगे, घर जाके रिवाइज करेंगे, तो आपका लक्ष्य भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस है आपके मन में, तो वो पूछ सकते हैं। बाकी आपने बहुत सारे लोगों को सुन लिया, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत कुछ सुनाने को बाकी रह गया है। किसी का कोई क्वेश्चन है? हिंदी से रिलेटेड नहीं पूछेगा कोई? हाँ, पूछ लो पूछ लो। हिंदी वाला पोर्शन वीक है। कौन सा पोर्शन वीक है? देखो, हिंदी और अंग्रेजी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको अपन 10th 12th तक पढ़ते हैं, उसके बाद अपना उनसे वास्ता उतना ज्यादा रहता नहीं है। लेकिन वीक है ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। 10th में पढ़ के छोड़ दिया, 12th में पढ़ के छोड़ दिया,
उसके बाद से आपने पढ़ा ही नहीं, तो आप ये तो कैसे कह सकते हैं कि वीक है। उसके लिए आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद भी अगर तैयार नहीं होता है आपका सब्जेक्ट, तब आप कह सकते हैं कि मेरा ये पोर्शन वीक है। और कोई भी चीज तैयार करने को या किसी भी एग्जाम में, किसी भी प्रतियोगिता में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने का एक ही मंत्र होता है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। आप मेहनत करोगे तो कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम कठिन नहीं होता है। बस अपन शुरुआत ही नहीं करते हैं, सोचते ही रह जाते हैं कि ऐसे करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे। अगर आपने शुरुआत कर दी पढ़ने की, लिखने की, जो मेन चीज है आरएस के एग्जाम में, पढ़ना तो है ही है आपको, साथ साथ लिखना, राइटिंग प्रैक्टिस, जो आपको अंतिम सफलता जो है, आरएस के जो अंतिम रिजल्ट है उसमें टॉप में अगर आप आना चाहते हैं, तो इसके लिए राइटिंग स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। और राइटिंग स्किल के लिए ये है कि एक ना एक दिन आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको ये लग सकता है कि कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आसपास का भी कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी लिखना शुरू करता है, जो भी पढ़ाई शुरू करता है, उसके साथ, सबके साथ यही होता है कि शुरू शुरू में कुछ नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता कि किस तरह से लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि जो भी कॉपियां आपको मिले इंटरनेट से, टॉपर्स की कॉपियां, उनको देखें और अपना जो आंसर लिखें, उनको तब देखें जब आप आंसर लिखना शुरू कर दें। आपने महीने 2 महीने पढ़ लिया हो, उसके बाद आप जब लिखना शुरू करें तब देखें, तब आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि आपने क्या लिखा है और टॉपर्स किस तरह से आंसर लिखते हैं, उसमें क्या क्या इनोवेशंस आप कर सकते हो, किस तरह की डायग्राम, कुछ भी पॉइंट्स में लिखना हो, किस तरह से कर सकते हैं, वो आपको देखना होगा। और हिंदी इंग्लिश के लिए, हिंदी इंग्लिश को अपन सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है अपने को कि उसमें लिखने जैसा कुछ है नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे हिंदी और इंग्लिश में, कंपोजिशन वाला जो पार्ट है उसमें अगर आप लिख के उसमें अपने अपने लिखे हुए में सुधार करने का प्रयास करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अपन सोचते हैं, दिमाग में जो चीजें फ्रेम करते हैं वो अपन वैसा नहीं लिख पाते हैं एग्जाम में, या टेस्ट सीरीज में भी नहीं लिख पाते हैं। क्योंकि दिमाग में जो चलता है उसको एज इट इज लिखना बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि आप उसी चीज को 3-4 बार खुद से लिख नहीं लो। और एक बार लिखोगे तो आपने जो दिमाग में सोचा है आप कितना लिख पा रहे हो, ये चीज आपको समझ में आएगी। कि आपने लेटर का फॉर्मेट ये सोच रखा था कि ऊपर राजस्थान सरकार लिखना है, विभाग का नाम लिखना है, दिनांक लिखनी है, पत्र क्रमांक लिखना है, ऐसे। लेकिन जब आप लिखोगे तो मान के चलो पहली बार में आप एक ना एक चीज इधर की उठा के उधर रखोगे, उधर की उठा के इधर रखोगे, तो एक बार में आप ये गलती करोगे। लेकिन दूसरी बार जब आप लिखोगे तो पहली बार जो गलती की थी आपने वो आप दूसरी बार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको याद रहेगा कि पहले दिनांक इधर लिखनी थी, मैंने इधर लिख दी, पत्र क्रमांक में ये लिखना था, मैंने ये लिख दिया। तो पहली बार जो गलती हुई वो दूसरी बार नहीं होगी। दूसरी बार मान लो किसी और प्रकार की गलती हो जाती है आपसे, तो तीसरी बार लिखोगे आप तो पहले 2 बार जो गलती की वो गलती आप तीसरी बार नहीं करोगे। ठीक है, तो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हिंदी इंग्लिश में ज्यादा नंबर लाने का एक ही मूल मंत्र है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिखो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। उसमें कंपोजिशन वाला जो पार्ट है वो लिखो। और ग्रामर में भी मैं तो ये कहूंगी कि जो ग्रामर का जो पोर्शन आपको नहीं याद हो रहा है, जैसे संधि हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, उनको आप बार बार भूलते हैं, तो आप उनको लिखकर याद करने की कोशिश कीजिए, या ऑडियो नोट्स बना सकते हैं। सुनने से भी ज्यादा लिखोगे आप, तब क्या गलती करोगे वो समझ में आएगा। सुनने से अपने को लगता है हाँ सुन लिया, पढ़ लिया, एग्जाम में लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप अपनी गलती पकड़ोगे नहीं खुद, तब तक उसमें सुधार नहीं कर पाओगे। तो हिंदी वीक नहीं है, हिंदी आपने पढ़ी नहीं अभी तक, इसलिए आपको लगता है कि आपकी हिंदी वीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? राइटिंग आपकी रीडेबल होनी चाहिए, अगले को समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। बहुत अच्छी अगर आपकी हैंडराइटिंग है तो आपको उसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा, और अगर रीडेबल है तो नुकसान नहीं होगा, आपको नंबर जितने मिलने चाहिए उतने मिल जाएंगे। अगर लिखने में ठीक ठीक, पढ़ने में ठीक ठीक आ रहा है, तो आपके जो शब्द कोश है, आपने क्या चुना है लिखने के लिए, वो ज्यादा मैटर करता है, बजाय कि बहुत सुंदर भी लिखो आप और आपका कंटेंट उतना अच्छा नहीं हो तो उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। तो हैंडराइटिंग तो
वैसे एक चीज मैंने देखी है हैंडराइटिंग में कि आप जितना ज्यादा लिखते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आपकी हैंडराइटिंग सुधरती जाती है, सुधर जाएगी आपकी हैंडराइटिंग। आप बहुत ज्यादा जब लिख लोगे, जैसे टेस्ट सीरीज आप लिख रहे हो तो कम से कम 40-50 टेस्ट अगर आपने लिख लिए तो आपकी हैंडराइटिंग, पहले सबसे पहला जो टेस्ट लिखा वो उठा के देखना और जो लास्ट टेस्ट लिखा वो उठा के देखना, बहुत अंतर आ जाएगा उस हैंडराइटिंग में। पहले जो आपने लिखा उससे कहीं बेहतरीन आप लिख पाओगे। ठीक है। हाँ, और हाँ, मैंने एलडीसी ग्रुप में 6 साल काम किया था। सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या कह रहे हो? कौन सी? ये क्या क्वेश्चन है, मतलब आरएस, वो ये चीजें मैटर नहीं करती आपके लिए कि किस एज में बने हो, किस में नहीं। ठीक है, वो सब देखो, जॉब छोटी या बड़ी है, फैमिली प्रेशर, आपके पास अगर एक जॉब लग गई, आप कुछ भी है, चाहे एलडीसी है, चाहे टीचर है, कुछ भी है, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड, तो मेरे हिसाब से फैमिली का प्रेशर फिर तो कम हो जाता है कि जॉब तो है छोरे के पास, और क्या चाहिए, शादी हो जाएगी, सगाई हो जाएगी। फिर तो मुझे नहीं लगता है कि 100 में से 5 परिवार भी ऐसे होंगे जो, अगर आपकी विल पावर नहीं है आरएस बनने की, आपकी विल पावर नहीं है अधिकारी बनने की, तो कोई फैमिली आपको इतना प्रेशर नहीं करेगी, 100 में से 5 भी नहीं करेगी कि आप बनो। अगर आपके पास पहले से जॉब है तो ये तो आपकी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है कि आपको कहाँ जाना है। आप कहाँ से आए हैं इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहाँ जाओगे, अपनी मेहनत के बलबूते आप सफलता की किन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, इससे फर्क पड़ता है। मैम, हम्म। सेल्फ स्टडी के अलावा, सॉरी, सेल्फ स्टडी हम करें बिना कोचिंग के तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सेल्फ स्टडी कोचिंग नहीं करके खुद से सेल्फ स्टडी करें तो हाँ, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ज्यादा मैटर करे जो। देखो, कोचिंग में पढ़ो चाहे खुद से पढ़ो, पढ़ना तो ओवरऑल खुद को ही पड़ेगा। कोचिंग में भी आप पढ़ोगे तो भी आपको पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा, लेकिन वो है कि यहाँ आपका समय बच जाता है। जो कंसेप्ट आपको समझने में 2 दिन लग रहे हैं, वो कंसेप्ट यहाँ पे आपको 2 घंटे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं सब्जेक्ट्स के, तो वो आपका समय कम कर देगा कोचिंग। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको सबसे पहले तो जो सिलेबस है उसके हिसाब से अपनी जो भी बुक्स या जो भी मटेरियल है आपके पास, वो आप इकट्ठा कर लो कि मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अपना टाइम टेबल बना लो कि इस टाइम ये सब्जेक्ट्स, और प्रीलिम्स कब है, वापस वैकेंसी कब आ रही है, आपको कब तक कवर करना है, उसके हिसाब से ये तय कीजिए कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं दिन में। और यहाँ तक जैसे मान लो अभी कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में वैकेंसी आएगी, तो अगर अभी से आप सेल्फ स्टडी करना शुरू करते हैं, खुद से पढ़ना शुरू करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 5-6 घंटे तो रोज के देने ही पड़ेंगे, और वो सिलेबस के हिसाब से। ऐसे अंधाधुंध पढ़ाई नहीं करनी है, अनशंट नहीं करनी है, कुछ भी पढ़ लिया कहीं से भी उठा के। सिलेबस उठाओ, सिलेबस में पॉइंट वाइज कि हाँ, ये सब्जेक्ट का ये पोर्शन में यहाँ से पढ़ना है, ये पोर्शन यहाँ से पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, इतने समय में इसको पूरा करना है। 5-6 घंटे अगर आप कंटिन्यूस पढ़ना शुरू करते हैं, शुरू में हो सकता है आप 2 घंटे बैठ पाए, 3 घंटे बैठ पाए, या 1 घंटा बैठ पाए, लेकिन अगर आप किसी भी आदत को 21 दिन तक कंटिन्यूस कर लेते हैं तो आपकी परमानेंट आदत बन जाती है। आप 21 तो ज्यादा है, अगर आप 7 दिन भी एक आदत को, जैसे 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 7 दिन अगर आप 2-2 घंटे पढ़ेंगे तो अगले अगले दिन ऐसा होगा कि आप खुद ही 4 घंटे 5 घंटे आराम से पढ़ पाएंगे। तो सेल्फ स्टडी में तो ध्यान तो यही रखना है, पढ़ना है आपको, और कुछ ध्यान रखे जैसा तो वैसा है नहीं। और बाकी तो बेहतर दिनों की आस में तो हम बेहतरीन दिन तो नहीं गंवा सकते, तो जो है उससे चलने दीजिए और पढ़ाई करते रहिए साथ साथ। और बताइए मैम, आरएस के साथ दूसरे एग्जाम पे ध्यान देना चाहिए कि छोटे एग्जाम? आरएस के साथ दूसरे एग्जाम, किस तरह के एग्जाम? जो होते हैं ना छोटे, ये जैसे वीडियो पटवारी, ऐसे एग्जाम, या आईएएस, या कुछ किस? छोटे एग्जाम, वीडियो पटवारी, ये देखिए, इसके संबंध में सबकी अपनी अपनी पर्सनल मतलब पर्सनल ही होता है सबका कि आपको कहाँ जाना है। बट अगर मैं मेरी पर्सनल राय बताऊं, व्यक्तिगत राय अगर मैं बताऊं, तो मुझे इस चीज में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट नहीं है कि अपने पास एक जॉब होनी चाहिए।
मुझे पर्सनली, हो सकता है कि आप इस राय से सहमत नहीं हो, आप इसे डिफर रखते हैं अपनी राय, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं और साथ में वीडियो पटवारी कोई भी एग्जाम आपको देना है, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा दुविधा वाली बात नहीं होनी चाहिए कि देऊं कि नहीं देऊं। ठीक है, आपका मेन फोकस जो है वो आरएस है ही है, और अभी अगर आपका मतलब आरएस की वैकेंसी नहीं चल रही है तो आप आरएस के साथ साथ दूसरा एग्जाम भी दे सकते हैं, उसमें कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। अगर आपको जॉब मिलती है तो इसमें कोई बुरी बात है नहीं, बढ़िया बात है, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे और जॉब के साथ आप पढ़ाई तो कर ही सकते हो, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, बस आपकी इच्छा शक्ति हो ऐसे तो दे देना चाहिए, एग्जाम देने में कोई बुराई नहीं है। और आज का जो प्रतियोगिता का जो दौर है उसमें एक गवर्नमेंट जॉब मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और अगर आप आरएस की तैयारी करते करते कोई ग्राम सेवक पटवारी या और भी कोई एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते तो ये आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ही है, और जो आपका अंतिम लक्ष्य है आरएस बनना उसको तो आप परस्यू कर ही रहे हैं, पढ़ते रहिए उसके लिए। बहुत सारे लोग हैं, 50% से भी ज्यादा लोग हैं जो जॉब में रहते हुए आरएस बनते हैं, तो बड़ी बात नहीं है इसमें, मेरे हिसाब से दे देने चाहिए एग्जाम तो। क्या निबंध लेखन में सुधार तो क्या, देखो मेरी हॉबी है हिंदी के उपन्यास कहानियां ये सब पढ़ना, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा निबंध लेखन में सुधार करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि जब आप बहुत सारा पढ़ते रहते हैं तो अपने आप आपका शब्दकोश अच्छा हो जाता है और आप अपने विचार जो है उनको तरतीब तरीके से लिख सकते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि निबंध की कोई एक दो बुक उठा लीजिए, और राजस्थान में जैसे आरएस का एग्जाम होता है तो उसमें किस तरह के निबंध पूछे गए हैं पिछली बार या उससे पिछली बार, वो निबंध उठाइए, उनको लिखने की कोशिश कीजिए। निबंध लिखने से पहले एक अपने पास एक फ्रेम होना चाहिए कि आप निबंध में क्या क्या चीजें लिखेंगे। ठीक है, तो निबंध में मोटा मोटी भाई उसकी प्रस्तावना आ जाए, उसके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आ जाए, और उसको किस तरह से कंक्लूड करना है, क्योंकि आरएस में 200 शब्दों का निबंध लिखना होता है, बहुत बड़ा निबंध भी नहीं लिखना होता है, तो आपके पास वो स्कोप भी नहीं होता है कि आप अपने विचारों को बेतरतीब तरीके से लिखते जा रहे हैं, वैसा भी नहीं है। आपको कंक्लूड करना होता है चीजों को, 3 या 4 पेज में मुश्किल से लिखना होता है। तो आप शुरू शुरू में तो यही करिए कि कोई भी एक बुक उठा लीजिए निबंध की, उसमें से निबंध देखिए और लिखने की कोशिश कीजिए। कुछ कोटेशन आप कंटिन्यूस लिखते रहिए, कहीं से भी जहां से आपको मिले, इंस्टा, फेसबुक, इंटरनेट से, गूगल से, जहां से भी कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे पर्यावरण संरक्षण कर लिया तो उस पर एक डायरी बना लो अभी से अपनी, उसमें कोटेशन, जैसे पर्यावरण संरक्षण के कुछ कोटेशन आपको कहीं से मिले, कहीं मतलब चीजों को ऑब्जर्व करना और वहां से सीखना, किस तरह से सीखना है वो आप सीखिए। कहीं भी आपने कुछ अच्छी सी चीज देखी, कहीं आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें पर्यावरण से रिलेटेड कोई अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है, किसी लेखक ने स्तंभ लिखा है, उसमें अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है, तो वैसे तो आप पढ़ेंगे, आपको एक बार ही तो लगेगा कि मुझे ये कोटेशन याद रह जाएगा, लेकिन मान के चलिए वो कोटेशन आपको कभी याद नहीं रहेगा, वो कथन आपको कभी याद नहीं रहेगा जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं किसी डायरी में। अपनी एक ऐसी छोटी सी डायरी बना लीजिए, उसमें कहीं से भी आपको कहीं से अच्छा शब्द सीखने को मिले तो आप वहां नोट कर लीजिए उस डायरी में, और उस डायरी को हफ्ते भर से एक बार वापस रिवाइज करते रहिए। देखिए, एक अच्छा वक्ता या अच्छा लेखक बनने के लिए जरूरी है कि आप चीजों को सीखें, और नए शब्द जहां से भी आपको मिले, किसी भी भाषा के मिले, उनको आप समझें, सीखें और आप लिख के रखें और वापस रिवाइज करते रहें। तभी आप अपने बोलने में, लिखने में उन शब्दों को तभी यूज कर पाओगे जब आप बार बार उन शब्दों को पढ़ोगे, बार बार वो आपके दिमाग के आगे से निकलेंगे, बार बार आपकी मेमोरी में आएंगे, तभी आप उनको लिख पाओगे, तभी आप बोल पाओगे। नहीं तो एक बार देख लिया शब्द को, एक बार किसी कोटेशन को देख लिया और फिर आपको लगता है कि मैं तो सीधा एग्जाम में ही यूज करेंगे, तो वैसा कतई पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आप शुरू से कर सकते हो। बाकी तो आप जब पढ़ लोगे 3-4 महीने तो आपके पास लिखने में कमी नहीं रहेगी, मतलब आपको वैसा नहीं होगा कि अब क्या लिखें आगे या अब क्या बोले आगे। ठीक है, Good afternoon, ma'am. हाँ जी, गुड First of all, आफ्टरनून। I would like to congratulate you for your upcoming job, madam. थैंक यू, And थैंक यू। thanks for giving us your precious time as well. Madam, I have just one question. Can't be that a good decision to prepare for the UPSC as well as the RPSC? You just talk about the video and all that. हिंदी में बोलो। अच्छा, sorry, madam. Madam, आपको UPSC. यहाँ झाड़ना नहीं है।
आप ये दिखाने के लिए नहीं पूछना आपको कि हाँ मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, इसलिए आप बोलो, हिंदी में बोलो। आरपीएससी में हिंदी ही चलती है इंटरव्यू में तो वैसे। हाँ बोलो आप। अपोलोजाइज, बट वो मैं मेरा टोन वैसा कोई ही है बात मैडम, नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं, ये तो मजाक के लिए जी था। जी, आप बोलो। सो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी एंड आरपीएससी हाँ। कांट ए पर्सन डू साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ कर सकते हैं क्या? रीजन बीइंग आरपीएससी टुक ए लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा समय लग जाता है इसमें मैडम, लाइक बिन 2 इयर्स, इतना तो होता ही है। यूपीएससी बीच में एक फिक्स डेट रहता है हर किसी का, तो ओवरलैपिंग तो है ही, जैसे आई डोंट नो सो मच, आप थोड़ा सा इस पर गाइड कीजिए। देखिए, यूपीएससी और आरपीएससी दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो वैसे कर सकते हैं साथ साथ, लेकिन मैं इस चीज से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं कि आप यूपीएससी के साथ साथ आरपीएससी की तैयारी करें, या आरपीएससी आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ यूपीएससी दे देवें, क्योंकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। एक में बिल्कुल आपको थ्योरेटिकल, यूपीएससी में करंट और उनकी थ्योरी बिल्कुल अलग रहती है, उनकी अप्रोच बिल्कुल अलग है, चाहे प्रीलिम्स को लेकर हो चाहे मेंस को लेकर हो। और आरएस में जो है उनकी बिल्कुल अप्रोच अलग है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों चीजें साथ साथ परस्यू कर सकते हैं, पर आपको डिसाइड ये करना है कि आपको अल्टीमेटली कहां पर जाना है, जी आपको मैडम, यूपीएससी में जाना है या आरएस में जाना है। जी यही क्वेश्चन था मैडम जो आपने क्लैरिफाई किया कि जो आंसर राइटिंग स्किल होता है यूपीएससी का हाँ। और आरपीएससी का, दोनों डिफरेंट है। जो मेंस का जो आंसर राइटिंग होता है वो डिफरेंट है ना? हाँ डिफरेंट है ना, क्योंकि यूपीएससी में ये 2-2 नंबर के, 5-5 नंबर के, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जी जी, और स्टैटिक पोर्शन जो होता है वो भी डिफरेंट है आरपीएससी का, यूपीएससी का, मतलब प्रीलिम्स का। काफी हद तक डिफरेंट है ही, कुछ कॉमन चीजें हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ आप आरपीएससी की तैयारी करें साथ साथ यूपीएससी करेंगे तो हो जाएगा उसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन वो है कि कुछ चीजें आपको यहाँ से आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकती है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, या अगर आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूपीएससी की आपने पहले की है, कुछ चीजें कॉमन चीजें जैसे पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, तो वो चीजें आपके काम में आ सकती हैं, लेकिन वहां पे ऑप्शनल होता है, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं होता है। वहां एसए का बहुत बड़ा रोल रहता है जो आरएस में बिल्कुल नहीं है। तो अप्रोच डिफरेंट है, बट साथ साथ तो देखो, दो नाव पे पैर रखने से कोई मतलब नहीं है, एक ही खिवैया आपको पार उतारता है, तो आपको यही तय करना है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए, अगर आरएस बनना चाहते हैं। वैसे तो वो होता है कि आरएस की तैयारी करें, यूपीएससी दे जा रहे हैं, साथ में दिए जा रहे हैं, कभी प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, कभी मेंस नहीं हो रहा है, तो उसमें तो कुछ है नहीं कि हाँ कर ही रहे हैं, बट करना क्या है आपको ही डिसाइड करना है। दोनों साथ मेरे हिसाब से नहीं हो सकते। थैंक यू वेरी क्लियरली। थैंक्स। मॉक टेस्ट मैंने कितने दिए ये इससे कोई रेलेवेंस है नहीं, लेकिन मैंने खूब सारे टेस्ट लिखे थे, 16 में भी और 18 में भी। 18 में ऑलमोस्ट 70-75 टेस्ट लिखे थे मैंने मॉक मेंस के लिए, और प्रीलिम्स के लिए यही 30-40 मॉक टेस्ट दिए होंगे। मॉक टेस्ट माइलस्टोन है आपकी सफलता में, आपके अंतिम जो रिजल्ट जो आपको देगा आरपीएससी, उसमें एक माइलस्टोन है मॉक टेस्ट सीरीज, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, चाहे मेंस की हो, चाहे इंटरव्यू हो। मॉक इंटरव्यू भी उतने ही जरूरी है जितनी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है, और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज उतनी ही प्रीलिम्स के लिए भी उतनी ही जरूरी है। तो मॉक टेस्ट से आपकी गलतियां जो है वो आप देख पाएंगे कि आप क्या गलती कर पा रहे हैं और उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, और नेक्स्ट जो भी टेस्ट देना है या आरपीएससी में जो भी आपको अंतिम पेपर लिखना या इंटरव्यू देना है, वहां वो गलती आपको नहीं करनी है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ही ब्रिलियंट है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की तो उनको उतना परिणाम नहीं मिल पाया जितना उनको मिलना चाहिए या जितना वो डिजर्व करते हैं। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब में आप मॉक टेस्ट देते रहें, शुरू से देते रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। और बताएं क्या? हाँ हाँ
फोर्थ पेपर में अगर कुछ छूट जाता है ना आपके, तो नंबरों का काफी गैप रह जाता। अगर आपका 10 नंबर का पोर्शन छूट रहा है तो आप मान के चलिए कि 6-7 नंबर का आपका डिफरेंस वहीं हो जाएगा। मेरा पेपर 5 मिनट पहले ही पूरा हो जाता था हर पेपर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब में। और उसके पीछे यही था कि बहुत ज्यादा लिख लिया था, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी, खूब सारे टेस्ट यहाँ पर लिख लिए थे। तो पेपर पूरा करना बहुत जरूरी है, और वो तभी होगा जब आप लिखेंगे। कम से कम 20-30 टेस्ट तो आपको लिखने ही चाहिए, और जितने ज्यादा लिखो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, उतना अच्छा, उतना शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए, पेपर फोर्थ के लिए आपको कहीं किसी भी कोचिंग से बहुत कोई ज्यादा नोट्स या बहुत कोई हेल्प मिलने वाली है नहीं, ठीक है, क्योंकि पेपर फोर्थ जो है हिंदी और इंग्लिश का है। तो इसमें ग्रामर का काफी अच्छा खासा पोर्शन रहता है, 70 नंबर का, 50 नंबर की हिंदी की ग्रामर प्लस 20-30 नंबर की इंग्लिश की ग्रामर आती है। तो उसके लिए आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑथेंटिक बुक्स में कुछ एक बुक्स आप नोट कर सकते हैं, जैसे हिंदी में राघव प्रकाश पढ़ लो, और जो 9वीं 10वीं में जो बुक आती है राजस्थान बोर्ड की वो पढ़ लो। प्लस इंग्लिश में एक तो लूसेंट की बुक आती है, हाई स्कूल लूसेंट, छोटी सी बुक आती है, वो इंग्लिश ग्रामर के लिए काफी यूजफुल रहती है, तो वो पढ़ सकते हैं। बीके रस्तोगी की बुक है, वो पढ़ सकते हैं आप। तो ये चीजें, और आप शुरू करेंगे जब आरएस की तैयारी करना शुरू करेंगे क्लासेस में, आपको बताते रहेंगे टीचर्स, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो आप अभी भी नोट कर सकते हैं, बाद में कभी और किसी से भी पूछ सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन तो आजकल कहीं से, ये टेलीग्राम पे, इस पे, इंटरनेट पे खूब सारा मटेरियल मिल जाएगा आपको। किस तरह के क्वेश्चन, मतलब मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, टेस्ट सीरीज आपको वैसे ही मिल जाती है इस पे। टेलीग्राम पे खूब सारे चैनल बने होते हैं, तो वे टेस्ट पेपर जो भी होते हैं होने से पहले ही अपलोड कर देते हैं, तो वहां से ले सकते हैं आप, या यहाँ बैठ के टेस्ट लिख सकते हैं। क्वेश्चन तो जब आप पढ़ेंगे तो खुद भी बना सकते हैं। एक चैप्टर पढ़ा आपने, तो आपके दिमाग में भी तो ये आना चाहिए ना कि इसमें से क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर आप ये सोच पाएंगे तभी तो उसका आंसर सोच पाएंगे ना आप। तो ये तो आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं, एक चैप्टर आपने पढ़ा है, तो आप उसमें से देखिए कि इसमें से क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, मेंस के लिए कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इनका आंसर्स अपन किस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको खुद को सोचना होगा, दिमाग पे जोर डालोगे थोड़ा सा तो सारे क्वेश्चन सामने आ जाएंगे। क्वेश्चन वहीं से, जहां सिलेबस जो दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। जो सिलेबस है, सिलेबस में जो लाइन लिखी हुई है, उस लाइन में जो जो चीजें आती है, क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। हो सकता है कि जो क्वेश्चन बनाने वाला हो उसके पास वाइड एक्सपीरियंस हो, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो तो आप अभी ला नहीं सकते। 1 साल पढ़ के या 2 साल पढ़ के तो अपन उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट यही है ना कि आप किसी भी कोचिंग के टेस्ट पेपर उठा लीजिए, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस बनाएंगे वो एक्सपर्ट्स बनाएंगे क्वेश्चन। तो वो जितना सोच पाएंगे आप उतना नहीं सोच पाओ शुरू शुरू में, स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो संदेह वाली बात है नहीं। तो आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए कहीं से भी, या पुराने पेपर्स जो हैं आरपीएससी के वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो देख लीजिए, है ना। तो आप ये कर सकते हैं। नमस्ते मैम। मैम मेरा ये है कि ये कहाँ से है भाई, किधर? हाँ हाँ बोलो मैडम, ये तो जैसे फाउंडेशन बैच है, तो इसका बता रहे हैं कि जैसे इसका 18 महीने का कोर्स चलेगा। ठीक है। तो अभी जैसे ये नेक्स्ट वाला एग्जाम आरपीएससी का होने वाला है, अगर उसमें हम शामिल होना चाहे तो अपने ये फाउंडेशन बैच में ही रहना चाहिए, फिर अलग से तैयारी करनी चाहिए इसी में? देखो, अभी वैकेंसी आई नहीं है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी इसी साल आएगी, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन करोगे तो ऑलमोस्ट 1.5 साल या 18 महीने ऐसा कुछ चलता है फाउंडेशन बैच। तो उसमें वो है कि आपको बेसिक चीजें जो है वहां से पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर आप आपकी तैयारी किस लेवल की है, या आपका बैकग्राउंड किस तरह का है, आरएस का जो सिलेबस है उसको आप कितना समझ पा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इस पर डिपेंड करता है कि मतलब आप कहाँ से फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, या जब जैसे वैकेंसी आए, जो अभी निश्चित नहीं है, और आरपीएससी में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। तो कब आएगी वैकेंसी ये कोई नहीं कह सकता, सब कयास लगा रहे हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ये तो कि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अगर आप आरएस की वैकेंसी आने तक आप फाउंडेशन बैच करना चाहें
तो आपको वहां से कितना गेन होगा, और अगर फाउंडेशन बैच नहीं ज्वाइन करते हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आप कितना गेन कर पाएंगे। उन दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, जो आपको ज्यादा ठीक लगे उसमें ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है मैडम, ठीक थैंक है। यू।